So hello friends, welcome to the fourth lecture of Principle of Inheritance and Variation. और फ्रेंड्स इस फोर्थ लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस का थर्ड पार्ट एंड आई होप फ्रेंड्स हम इस थर्ड पार्ट में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लें. नाउ फ्रेंड्स अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक मेथड के बारे में बताया था कि एक जेनेसिस है रिग्नाल्ड सी पनेट. रिग्नाल्ड सी पनेट ने एक मेथड डिवाइस की है यानी एक मेथड बनाई है जिस मेथड की मदद से मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ओके, ऐसे सारे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स को हम काफी इजीली स्टडी कर सकते हैं. और रिग्नाल्ड सी पनेट ने ये जो मेथड बनाई है इस मेथड का नाम है पनेट स्क्वायर. इस मेथड का नाम क्या है? पनेट स्क्वायर. सो फ्रेंड्स इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी कि पनेट स्क्वायर होता क्या है और ये कैसे हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझने में, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन को समझने में हेल्प करता है. ओके, एंड एज वेल एज फ्रेंड्स हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को भी यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे. सो सी फ्रेंड्स अगर आप देखें तो ये जो स्क्वायर फिगर आपको यहाँ पे नजर आ रही है दिस फिगर इज नोन एज द पनेट स्क्वायर. इसी को ही कहा जाता है पनेट स्क्वायर. पनेट स्क्वायर फ्रेंड जस्ट आपको वो सारी पॉसिबिलिटीज बता देता है. पनेट स्क्वायर जस्ट आपको वो सारी पॉसिबिलिटीज बता देता है कि अगर दो पेरेंट्स के बीच क्रॉस हो रहा है, इफ देयर इज अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स, तो किस किस टाइप के फ्रेंड्स प्रोजेनी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, तो किस किस टाइप की प्रोजेनी यानी किस किस टाइप के चाइल्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाले हैं, उनका जीनोटाइप क्या होगा, उनका फिनोटाइप क्या होगा, वो सारी चीजें फ्रेंड्स हमें पनेट स्क्वायर से पता चलती. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था एक टॉल और ड्रॉफ प्लांट से. एंड एज आई टोल्ड यू मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन से करते थे यानी प्योर लाइन से करते थे. ट्रू ब्रीडिंग प्लांट यानी फ्रेंड्स जो किसी कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस. जैसे हमने एक टॉल प्लांट लिया था और एक ड्रॉफ प्लांट लिया था तो ये दोनों अपने कैरेक्टर्स के लिए होमोजाइगस थे यानी टॉल कैरेक्टर के लिए इसके पास जो दोनों जीन्स है वो कैपिटल टी थी और ड्रॉफ कैरेक्टर के लिए इस प्लांट के पास जो दोनों जीन्स थी वो स्मॉल टी थी. जब आपके पास किसी एक कैरेक्टर के लिए दोनों जीन्स सेम हो देन यू आर नोन एज होमोजाइगस. तो उसी तरह यहाँ पे हमने जो पेरेंट चूज किए वो होमोजाइगस थे. बट ना कि सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट के लिए, मेंडल ने अब तक जितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हर बार स्टार्टिंग में जो पेरेंट्स चूज किए जाते थे वो होमोजाइगस ही थे. नाउ फ्रेंड्स इन दोनों पेरेंट्स में रिमेनिंग सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम है जैसे कि सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, ये सारी चीजें इन दोनों में सेम है. जस्ट जो स्टेम हाइट ये वाला जो कैरेक्टर है वो इन दोनों में कॉन्ट्रास्टिंग है यानी वो इन दोनों में अपोजिट है. ये टॉल हाइट वाला प्लांट है और ये ड्रॉप हाइट वाला प्लांट है. जस्ट यही एक कैरेक्टर में ये दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं. बाकी रिमेनिंग जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन दोनों प्लांट्स में सेम. नाउ फ्रेंड्स ऑफकोर्स जब अगर हम इनमें क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस करवाते वक्त ऑफकोर्स इनके गैमेट्स फॉर्म होंगे और वो गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे. नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे जब गैमेट्स बनेंगे तो ये जो दोनों जीन हैं वो एक फ्रेंड्स वो सेपरेट होंगे और सेपरेट होके अलग अलग गैमेट्स में एंटर करेंगे. ये प्रोसेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसे हम सेग्रीगेशन बुलाते हैं या दोनों जो जीन्स है वो सेपरेट हो रहे हैं आप ऐसा भी कह सकते हैं. बट इसके लिए जो प्रॉपर साइंटिफिक वर्ड है दैट इज सेग्रीगेशन. तो ये प्लांट डिप्लॉयड है यानी इसके पास क्रोमोसोम के पेयर्स होंगे बट जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स में एक ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम जाएगा. इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी जीन का जो एक ही पार्ट है वही एक जीन एक गैमेट में एंटर कर सकती है. अभी टॉल प्लांट के पास फ्रेंड्स दोनों कैपिटल टी जीन, तो एक कैपिटल टी जीन एक गैमेट में जाएगी और दूसरी कैपिटल टी जीन दूसरे गैमेट में. तो यहाँ पे दोनों जो गैमेट फॉर्म हुए हैं वो सेम ही टाइप के हैं. दोनों में फ्रेंड्स कैपिटल टी ही जीन है. तो यहाँ पे टॉल जो पैरेट है उसके जो सारे गैमेट्स होंगे वो एक ही तरह के होंगे, सब में कैपिटल टी जीन ही होगी. सिमिलर वे में जो ड्रॉफ प्लांट होगा जब ये गैमेट्स फॉर्म करेगा तो इसके भी दोनों जीन्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे यानी सेग्रीगेट होंगे और ये दोनों जीन अलग अलग गैमेट्स में एंटर करेंगे. ये स्मॉल टी वाली जीन एक गैमेट में एंटर करेगी और दूसरी स्मॉल टी वाली जीन दूसरे गैमेट में एंटर करेगी. बट अगेन फ्रेंड्स इफ यू सी दोनों जो गैमेट्स बने हैं वो सेम ही है. ये भी स्मॉल टी वाला गैमेट है, ये भी स्मॉल टी वाला गैमेट है. यानी यहाँ पे भी ड्रॉफ प्लांट के केस में भी जो गैमेट्स बने वो भी सेम है.
तो टॉल प्लांट के केस में भी एक ही टाइप के गैमेट है, ड्वार्फ प्लांट के केस में भी एक ही टाइप के गैमेट है। तो फ्रेंड्स ये वाला गैमेट इन दोनों में से किसी के साथ भी फ्यूज हो, या ये वाला टॉल गैमेट इन दोनों में से किसी भी स्मॉल टी के साथ फ्यूज हो, जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी वो तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाली ही होगी। यस, ये फ्रेंड्स मेल गैमेट सपोज, और ये दोनों फीमेल गैमेट। तो हमारे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों भी सेम है, तो मेल फ्रेंड्स इन दोनों में से किसी के साथ भी फ्यूज करें, रिजल्ट जो आएगा वो इसी तरीके का आएगा कि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। यस, ये दोनों गैमेट्स फ्रेंड्स आपस में तो फ्यूज नहीं हो सकते बिकॉज दोनों के दोनों फीमेल गैमेट्स, ये भी आपस में तो फ्यूज नहीं हो सकते बिकॉज दोनों के दोनों मेल गैमेट। इन्हें आपस में ही फ्यूज होना पड़ेगा और उस केस में जो रिजल्ट आएंगे वो होगा एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो ये एक बार इससे फ्यूज होगा तब रिजल्ट आएगा एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये एक बार इस गैमेट के साथ फ्यूज होगा तब रिजल्ट आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक बार इसके साथ फ्यूज हो सकता है, उस केस में रिजल्ट आ सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये फ्रेंड्स इसके साथ फ्यूज होगा तब रिजल्ट आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी यहाँ पे F1 जनरेशन में जो सारे प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे वो सारे के सारे फ्रेंड्स हेट्रोजाइगस होंगे। हेट्रोजाइगस दैट मींस स्टेम हाइट के लिए उनके पास दो डिफरेंट जीन्स होंगे, एंड ऐसे केस में उन ऑर्गेनिजम्स को हम हेट्रोजाइगस बुलाते हैं। बट फ्रेंड्स इनका और एक नाम, इन्हें फ्रेंड्स हम मोनोहाइब्रिड्स भी बुलाते हैं। उसका रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमने यहाँ पे ऐसे पेरेंट्स सिलेक्ट किए थे जिनके पास सिर्फ एक ही कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग था, यानी एक ही कैरेक्टर अपोजिट था, रिमेनिंग सारे कैरेक्टर्स इन दोनों प्लांट्स में सेम थे। तो यहाँ भी इन सारे प्लांट्स में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होने वाले हैं, बाकी सारे कैरेक्टर्स के लिए ये होमोजाइगस ही होंगे। बट जो सिर्फ एक कैरेक्टर है दैट इज द स्टेम हाइट के लिए ये हेट्रोजाइगस है, सिर्फ किसी एक सिंगल कैरेक्टर के लिए, तो इसलिए इन्हें मोनोहाइब्रिड, मोनो का मतलब सिंगल और हाइब्रिड का मतलब हेट्रोजाइगस, यानी किसी सिंगल कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस हो। तो क्योंकि यहाँ पे मोनोहाइब्रिड प्रोड्यूस होते हैं इसलिए इस क्रॉस को कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे मेंडल को क्वेश्चन क्या आया कि यहाँ पे सारे प्लांट्स तो हेट्रोजाइगस थे, और ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स वी नो दैट कि टॉल वाली जीन डोमिनेट है, तो वही यहाँ पे एक्सप्रेस होगी। स्मॉल टी वाली जीन यानी ड्रॉप वाली जीन रिसेसिव है, तो वो यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं होती, एंड दैट्स व्हाई ऑल द प्लांट्स इन द F1 जनरेशन आर टॉल। आई होप फ्रेंड्स आपको ये रीजन मिल गया है कि क्यों F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स यहाँ पे टॉल नजर आ रहे हैं, बिकॉज सबका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, और ऐसे जीनोटाइप में सिर्फ कैपिटल टी यानी जो डोमिनेंट जीन है वही एक्सप्रेस होगी, स्मॉल टी जो कि रिसेसिव है वो एक्सप्रेस नहीं होती, एंड दैट्स व्हाई ऑल द प्लांट्स इन द F1 जनरेशन आर टॉल। बट मेंडल को यहाँ पे एक डाउट आया कि यहाँ पे सिर्फ टॉल कैरेक्टर क्यों दिखा, ड्रॉप कैरेक्टर कहाँ गया। तो उसी ड्रॉप कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए उन्होंने अगेन F1 प्लांट्स में सेल्फिंग की। सेल्फिंग मीन्स उन्होंने इनका सेल्फ पॉलिनेशन किया, और सेल्फ पॉलिनेशन में भी वही होने वाला है फ्रेंड कि यहाँ पे इनके बीच एक क्रॉस हो जाएगा। ओके, बट ये इस बार वाला ये जो क्रॉस है ये खुद कर रहे हैं, इससे पहले वाला जो क्रॉस था वो मेंडल ने किया था, दैट वाज अ आर्टिफिशियल क्रॉस। बट यहाँ पे ये पेरेंट्स आपस में, सॉरी यहाँ पे ये प्लांट आपस में खुद क्रॉसिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारे दोनों पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट्स का जीनोटाइप यहाँ पे सेम है। टॉल ये वाला जो पेरेंट है फर्स्ट पेरेंट, इसका भी जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो दूसरा पेरेंट है उसका भी जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे दोनों जो जिस टाइप के गैमेट्स बनाने वाले हैं वो सेम है। गैमेट्स बनाते वक्त वी नो दैट ये दोनों जीन्स सेग्रीगेट होगी यानी सेपरेट होगी, एक कैपिटल टी वाली जीन एक गैमेट में जाएगी और दूसरी स्मॉल टी वाली जीन दूसरे गैमेट में एंटर करेगी। सेम थिंग यहाँ भी होने वाली है, एक कैपिटल टी वाली जीन एक गैमेट में, दूसरी स्मॉल टी वाली जीन दूसरे गैमेट में। ओके, देन फ्रेंड्स अभी देखते हैं कि जब हमारे पास ऐसे गैमेट्स तो उस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो कैपिटल टी वाला गैमेट है वो इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है या इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है। अगर कैपिटल टी वाला एक कैपिटल टी के साथ ही फ्यूज होता है तो यहाँ पे एक ऐसा प्लांट प्रोड्यूस होगा जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी एंड उस केस में वो प्लांट टॉल होगा। बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये कैपिटल टी वाला गैमेट स्मॉल टी के साथ फ्यूज हो जाए। इन दैट केस फ्रेंड्स हमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी इस टाइप वाला प्लांट प्रोड्यूस होगा। यस फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ दो ही गैमेट नहीं होते, नंबर ऑफ गैमेट्स होते हैं। यस, तो नंबर ऑफ यहाँ पे प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे। उसी तरह
स्मॉल टी में भी ये पॉसिबिलिटी है कि ये इसके साथ या इसके साथ दोनों में से किसी के साथ भी फ्यूज हो सकता है। अगर स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ फ्यूज हो जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी इस जीनोटाइप वाला एक प्लांट मिलेगा जो कि ऑफकोर्स टॉल होगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ टॉल कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा। अगर स्मॉल टी के साथ फ्यूज हो गया तो उस केस में फ्रेंड्स अफकोर्स एक ड्रॉप प्लांट प्रोड्यूस हो गया, बिकॉज दोनों भी जो जीन है यहाँ पे वो ड्रॉप। तो अगर आप देखें F2 जनरेशन में यहाँ पे 3 टॉल प्लांट प्रोड्यूस हुए और एक ड्रॉप प्लांट प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब फ्रेंड जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे हमेशा 4 में से 3 प्लांट टॉल होंगे और एक प्लांट ड्रॉप होगा। ये उनका फिनोटाइपिक रेशियो है। फिनोटाइपिक रेशियो यानी फ्रेंड्स जस्ट अपीयरेंस का रेशियो, दैट इज 3:1। और ऐसा सिर्फ स्टेम हाइट के लिए नहीं था। मेंडल ने जितने भी 7 कैरेक्टर्स लिए थे, हर केस में जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो 3 पार्ट्स में आया और जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो सिर्फ एक ही पार्ट में आया। ऐसा हर कैरेक्टर के साथ हो। और ये जो रेशियो है, दिस रेशियो इज नोन एज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो एंड दिस रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रेंड जब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे यही रेशियो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा। आपको अलग अलग मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो F2 जनरेशन प्रोड्यूस होगी उसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। तो वो रेशियो होगा 3:1। 3 फ्रेंड्स वो कैरेक्टर होगा जो डोमिनेंट है और 1 उस कैरेक्टर का रेशियो होगा जो रिसेसिव। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, हमेशा रेशियो के फॉर्म में ऑप्शंस प्रेजेंट नहीं होंगे। कभी कभी रेशियो की जगह एक्चुअल नंबर्स दिए जाएंगे, बट अगर आप उन नंबर्स का रेशियो निकाल लें यानी उन दो नंबर्स को डिवाइड करें तब उनका रेशियो 3:1 ही आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं कि ऑप्शन में जो सारे नंबर्स आपको दिए गए किन नंबर्स का रेशियो 3:1 आ रहा है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स दिस वाज द फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब कि जस्ट हम एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में जहां पे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि प्लांट कैसा है, टॉल या ड्रॉप, यानी उसकी जस्ट एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख रहे हैं, बट उसके अंदर जीन्स कौन से है उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो जीनोटाइपिक रेशियो में फ्रेंड्स जीन्स का डिस्कशन होता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी इन सारे जीन्स फ्रेंड्स इन सारे जीन्स के कितने प्लांट्स उस क्रॉस में प्रोड्यूस हुए। तो 4 में से फ्रेंड्स सिर्फ एक ही प्लांट ऐसा होता है जो होमोजाइगस टॉल होता है। ओके, अमंग द 4 प्लांट्स हमेशा एक प्लांट ऐसा होगा जो होमोजाइगस टॉल होगा, यानी टॉल कैरेक्टर के लिए उसके पास दोनों भी जीन कैपिटल टी ही होगी। देन फ्रेंड्स 4 में से एक ही प्लांट ऐसा होता है जो ड्रॉप होता है, और ऑफ कोर्स फ्रेंड्स ड्रॉप रिसेसिव कैरेक्टर है। रिसेसिव कैरेक्टर सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये लाइन फ्रेंड्स मार्क कर लीजिए। ओके, रिसेसिव कैरेक्टर सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक ही ड्रॉप प्लांट प्रोड्यूस हुआ 4 में से, तो 4 में से एक ही प्लांट ऐसा होगा जिसके पास स्मॉल टी टाइप वाला जीनोटाइप होगा, यानी स्मॉल टी टाइप वाले जीन्स होंगे। और फ्रेंड्स दो प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाली चीज है, यानी जो टॉल कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस है, हाइब्रिड है, यानी जिनके पास दो अलग अलग जीन्स है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे जो 3 टॉल प्लांट्स दिख रहे हैं वो तीनों के तीनों टॉल प्लांट सेम नहीं, उसमें से एक होमोजाइगस है और बाकी 2 हेट्रोजाइगस। तो आपको फ्रेंड्स पनेट स्क्वायर से ये भी आंसर मिल गया कि क्यों F2 जनरेशन में 3 टॉल प्लांट और एक ड्रॉप प्लांट प्रोड्यूस हुआ। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया है। बट इसके साथ मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि रिसेसिव कैरेक्टर के साथ तो कुछ नहीं, रिसेसिव कैरेक्टर सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि अगर कोई प्लांट ड्रॉप है तो उसके पास स्मॉल टी टाइप वाले जीन्स ही होंगे। बट अगर कोई प्लांट टॉल है तो अगर उसके पास कैपिटल टी या एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, इन दोनों में से किसी भी टाइप की जीन प्रेजेंट हो वो तो टॉल ही दिखेगा। तो ये आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि उसके पास कैपिटल टी या कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला जीनोटाइप है। इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एंड में मिलेगा, जहां हम टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में सीखेंगे। ये दोनों क्रॉसेस फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो हमने पनेट स्क्वायर की भी स्टडी कर ली, अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ और आगे कंटिन्यू करते हैं। It is a graphical representation to calculate the probability of all the possible genotypes of offspring in a genetic cross.
फ्रेंड्स, पनेट स्क्वायर की यहाँ आपको डेफिनेशन दी गई कि पनेट स्क्वायर असल में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ओके, जो आपको ये बताता है कि अगर आप दो पेरेंट्स के बीच क्रॉस कर रहे हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज की जीनोटाइप फ्रेंड्स वहां पे प्रोड्यूस हो सकते हैं, यानी किस किस टाइप के ऑफस्प्रिंग फ्रेंड्स वहां पे प्रोड्यूस हो सकते हैं किसी भी जेनेटिक क्रॉस में। ये सारी चीजें आपको पनेट स्क्वायर से पता चलती है। द पॉसिबल जीनोटाइप्स आर रिटर्न ऑन द टू साइड्स, sorry, the possible gametes are written on the two sides, usually the top row and the left column. See friends, Punnett square में इंफॉर्मेशन फिल करने का भी एक पर्टिकुलर मेथड है। यहाँ पे जो भी पॉसिबल गैमेट्स होंगे जनरली उन्हें पनेट स्क्वायर के दो साइड्स पे लिखा जाता है, और ये दो साइड जनरली टॉप रो और लेफ्ट कॉलम ही होती है, सबसे ऊपर वाली रो और सबसे लेफ्ट साइड वाली कॉलम। इन्हीं रोज या इन्हीं कॉलम में फ्रेंड्स जो गैमेट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। All possible combinations are represented in box below in the squares, which generates a square output form. और फ्रेंड्स जो गैमेट्स कंबाइन होके जो सारे कॉम्बिनेशंस बनने वाले हैं वो सारे कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स बॉक्सेस में लिखे जाते हैं, यानी नीचे दिए गए जो स्क्वायर्स हैं इन स्क्वायर्स में लिखे जाते हैं, और इस तरीके का आपको एक स्क्वायर आउटपुट फॉर्म मिलता है। स्क्वायर आउटपुट फॉर्म यानी फ्रेंड्स ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो स्क्वायर देख रहे हो, इसी को कहा जाता है स्क्वायर आउटपुट फॉर्म। इसका कोई और मीनिंग नहीं, ओके। यहाँ पे गैमेट जिस तरह से भी कंबाइन होंगे तो उनसे जो भी रिजल्ट्स आने वाले हैं वो रिजल्ट्स यहाँ पे इन बॉक्सेस में यानी इन स्क्वायर्स में लिखे जाते हैं। The Punnett square shows the parental tall capital TT male and dwarf small tt female plants. The gametes produced by them and the F1 capital T small t progeny. अगर आप देखिए जो पनेट स्क्वायर है हमारा, तो सबसे पहला जो पनेट स्क्वायर है, अगर आप फ्रेंड्स फिगर 5.4 को देखें तो वहां पे दो पनेट स्क्वायर शो किए। पहला पनेट स्क्वायर आपको F1 जनरेशन शो करता है एंड द नेक्स्ट पनेट स्क्वायर शोज अस द F2 जनरेशन। तो हमारा जो पहला पनेट स्क्वायर है वो हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे जो पैरेंटल टॉल और ड्रॉप प्लांट है वो शो कर रहा है, और उन दोनों से जो F1 प्रोजेनी यानी F1 जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो शो कर रहा है। प्रोजेनी का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स चाइल्ड होता है या ऑफस्प्रिंग होता है, ओके। ऑफस्प्रिंग का मतलब भी चाइल्ड ही होता है। और यहाँ पे इस क्रॉस में जो हमने टॉल प्लांट सिलेक्ट किया था वो मेल प्लांट था, और जो ड्रॉप प्लांट सिलेक्ट किया था वो एक फीमेल प्लांट था, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया। The F1 plants of genotype capital T small t are self-pollinated. इसके बाद फ्रेंड्स हमें पता है मेंडल को एक क्वेश्चन आया कि F1 जनरेशन में उन्हें सारे टॉल कैरेक्टर्स नजर आ रहे थे, ड्रॉप कैरेक्टर डिसअपियर हो गया था। तो उसी ड्रॉप कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए, उसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए कि आखिर F1 जनरेशन से ये ड्रॉप कैरेक्टर गया कहाँ, तो उसी आंसर को फाइंड करने के लिए मेंडल ने F1 प्लांट्स का सेल्फ पॉलिनेशन किया। यस, the symbols male and female are used to denote female eggs and male pollens of F1 generation respectively. फ्रेंड्स अगर आप देखें तो ये वाला जो सिंबल है, ये वाला सिंबल मेल के लिए यूज होता है एंड दिस सिंबल इज यूज फॉर फीमेल। शायद से मैंने पहले उल्टा बोल दिया था, सॉरी। ये जो सिंबल है फ्रेंड्स, दिस सिंबल इज यूज फॉर फीमेल, यानी ये फीमेल के एग्स शो करता है। वी नो दैट फ्रेंड्स फीमेल्स में एग्स हमारे उनके गैमेट्स होते हैं, और ये जो सिंबल है ये यूज किया जाता है मेल्स। और फ्रेंड्स प्लांट्स के केस में मेल्स के जो गैमेट होते हैं वो होते हैं पोलन्स। तो ये दोनों अगर आपको सिंबल्स दिखे तो इस सिंबल का मतलब है फीमेल और इस सिंबल का मतलब है मेल, तो उन्हें रीड भी वैसे ही कीजिए, फीमेल एंड मेल। द F1 plants of capital T and small t in equal the F1 plants of the genotype capital T and small t when self-pollinated produce gametes of the genotype capital T and small t in equal proportion. See friends, हमने देखा ही है कि जब F1 प्लांट्स जिनका जीनोटाइप था कैपिटल T एंड स्मॉल t, जब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो इन्होंने जो गैमेट्स प्रोड्यूस किए उसमें एक गैमेट में एक कैपिटल T एंटर हुआ, दूसरे गैमेट में एक स्मॉल t एंटर हुआ। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे ये शो करते हैं कि कैपिटल T वाले गैमेट और स्मॉल t वाले गैमेट दोनों भी इक्वल प्रोपोर्शन में ही प्रोड्यूस हुए। अगर आप देखें तो यहाँ पे पनेट स्क्वायर में ये दिखाया गया है, सी कैपिटल T और स्मॉल t ये दोनों जीन सेपरेट हुए और उनसे इस तरह के गैमेट प्रोड्यूस हुए। यहाँ पे फ्रेंड्स जस्ट दो गैमेट नहीं प्रोड्यूस हुए, यहाँ पे बहुत सारे गैमेट्स प्रोड्यूस हुए,
बट ये दो गैमेट आपको ये दिखाते हैं कि यहाँ पे दोनों टाइप के गैमेट इक्वल नंबर में प्रोड्यूस हुए। यस, कैपिटल टी वाले आधे प्रोड्यूस हुए और बाकी स्मॉल टी वाले गैमेट प्रोड्यूस हुए, सेम दोनों पैरेंट के साथ हुए। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब F1 जनरेशन में सेल्फिंग होगी तो उनके जो गैमेट्स बनेंगे वो इक्वल प्रोपोर्शन में बनने वाले हैं। किसमें बनेंगे? इक्वल प्रोपोर्शन यानी इक्वल नंबर्स में बनेंगे। जितने कैपिटल टी बनेंगे उतने ही स्मॉल टी वाले गैमेट्स भी वहां पे फॉर्म होंगे। When fertilization takes place, the pollen grains of genotype capital T have a 50% chance to pollinate eggs of genotype capital T as well as genotype small t. सी फ्रेंड्स, ये तो मैंने पहले भी बताया था कि जो पोलन ग्रेन है यानी मेल का जो जीनोटाइप है, मेल का जो गैमेट है जिसके पास टी जीन है, उसके पास ये 50% चांस है कि वो एग यानी फीमेल के कैपिटल टी या स्मॉल टी दोनों में से किसी भी एक गैमेट के साथ फ्यूज हो सकता है। और उसी तरह मेल का जो दूसरा गैमेट है स्मॉल टी वाला, तो उस गैमेट के पास भी सेम चांसेस है कि वो फीमेल के कैपिटल टी या फीमेल के स्मॉल टी एग के साथ फ्यूज हो सके। तो यहाँ पे दोनों गैमेट्स के साथ 50-50% चांसेस हैं। ओके, यहाँ पे मेल के ये जो दोनों गैमेट्स हैं, दोनों गैमेट्स के पास 50-50% चांसेस है कि वो इन दोनों में से किसी के साथ भी फ्यूज हो सकते हैं। और वो दोनों में से किसी के साथ भी फ्यूज हो तो उससे क्या रिजल्ट आएगा, यही हम पनेट स्क्वायर में शो करते हैं। ये लाइन अभी फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो पैराग्राफ अभी डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, बट फ्रेंड्स वो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं। मैं काफी इजीली आपको ये सारी चीजें अभी एक्सप्लेन करूंगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको सारे एमसीक्यूज बता रहा हूँ कि किस किस पॉइंट पे क्या क्या एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। जिस तरह मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में आपको बताया कि जो मोनोहाइब्रिड रेशियो था, इस बुक में तो वैसा कोई वर्ड यूज भी नहीं किया गया, बट जनरली फ्रेंड्स उसे मोनोहाइब्रिड रेशियो कहा जाता है, जो है 3:1, और उसी पे ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो भी मैंने आपको बता दी। इसी तरह आगे मैं आपको टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस टीच करने वाला हूँ, उससे रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। एंड वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर फ्रेंड्स आपको कभी भी कोई भी डाउट आता है सो आप कमेंट करो। ओके, मैं ट्राई करूंगा फ्रेंड्स कि जल्द से जल्द आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर वहां पे दे पाऊं। बट जब भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक में डाउट आ रहे हैं तो प्लीज वो कमेंट कीजिए और मैं ट्राई करूंगा फ्रेंड्स कि आपके सारे डाउट्स को यहाँ पे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाऊं। तो चलो फ्रेंड्स वापस से टॉपिक पे आते हैं कि फ्रॉम द पनेट स्क्वायर इट इज इजीली सीन दैट 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड टू कैपिटल टी, half lead to capital T small t, and again 1/4 to small t। सी फ्रेंड्स, पनेट स्क्वायर से आपको ये पता ही चल गया कि हर 4 में से एक प्लांट होमोजाइगस टॉल था, हर 4 में से एक प्लांट ड्रॉप था और हर 4 में से 2 प्लांट कैपिटल टी थे। अभी हाफ से मैंने ये कैसे कहा कि हर 4 में से 2 प्लांट कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले थे? तो अगर आप देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रेशियो आता है वो कुछ इस तरह, हमने देखा हर 4 में से 2 प्लांट्स का जीनोटाइप ये था, तो 2/4 को अगर आप इसे फ्रेंड्स सिंप्लीफाई करें तो वो हाफ बन जाता है। तो हाफ से इनका मतलब यही है। ओके, 2/4। तो 4 में से एक प्लांट कैपिटल टी वाले थे, 4 में से 2 प्लांट कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले थे, और 4 में से एक प्लांट स्मॉल टी वाला था। दो द F1 have a genotype of capital T small t, but the phenotypic characters seen is tall। सी फ्रेंड्स, F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप था उसमें सेम हाइट के लिए दोनों अलग अलग जीन्स थी, बट फिर भी वहां पे जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन यानी उसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस आया वो कैसा था? टॉल था। और इसका रीजन हमें भी पता है कि टॉल वाली जीन डोमिनेंट होती हैं तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देती है, बट ड्रॉप वाली जीन को वो एक्सप्रेस होने नहीं देती, एंड दैट्स व्हाई ड्रॉप जीन इज नोन एज द रिसेसिव जीन। तो यहाँ पे दो अलग अलग जीन्स प्रेजेंट होने के बावजूद भी F1 जनरेशन में सारे जो प्लांट्स थे वो हमें टॉल नजर आए। At F2, 3/4 of the plants are tall, where some of them are capital T, while others are capital T and small t। F2 जनरेशन में क्या हुआ कि 4 में से 3 प्लांट्स टॉल थे, बट ये जो तीनों प्लांट्स थे फ्रेंड्स वो सारे सेम नहीं थे।
उनमें से कुछ प्लांट कैपिटल टी वाले थे और कुछ प्लांट्स कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले थे। यानी हमें भी पता है यहाँ पे जो 3 प्लांट प्रोड्यूस हुए उसमें से एक ही प्लांट ऐसा था जो होमोजाइगस टॉल था और बाकी दोनों कैसे थे, हेट्रोजाइगस टॉल, यानी उनके पास कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले जीन्स। Externally, it is not possible to distinguish between the plants with the genotype capital TT and capital T and small t. See just friends, क्या बाहर से देख के आप बता सकते हो कि अगर मैं आपको एक टॉल प्लांट दे दूं तो जस्ट बाहर से आप देख के बता सकते हो क्या कि उसके पास कैपिटल टी जीन है या कैपिटल टी और स्मॉल टी जीन? ये फ्रेंड्स पॉसिबल ही नहीं है। जस्ट किसी ऑर्गेनिज्म को बाहर से देख के उसके अंदर कौन कौन से जीन्स बता पाना ये फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं है। Hence, within the genotypic pair, capital T, small t, only one character T, tall is expressed. इसलिए फ्रेंड्स जहां पे हमारा जीनोटाइपिक पेयर ऐसा था कि हमारे पास दो अलग अलग जीन्स थे बट उनमें से भी एक ही जो जीन थी दैट इज कैपिटल टी वो एक्सप्रेस हुई। इसकी वजह से फ्रेंड्स ये डिफिकल्ट हो जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस कर पाना, बिकॉज दोनों ही केस में सेम कैरेक्टर दिख रहा है बट दोनों के केस में जो जीन्स है वो फ्रेंड्स सेम नहीं है। और इसका एक ही रीजन है कि जब हमारे पास अलग अलग जीन्स प्रेजेंट होते हैं तो दोनों में से जो डोमिनेंट वाली जीन है दैट इज कैपिटल टी वही एक्सप्रेस हुई। हेंस द कैरेक्टर कैपिटल टी और टॉल इज सेड टू बी डोमिनेंट ओवर द अदर एली, स्मॉल टी और ड्रॉफ कैरेक्टर। इसलिए तो हम टॉल कैरेक्टर यानी कैपिटल टी को डोमिनेंट बुलाते हैं कि वो ड्रॉफ यानी स्मॉल टी कैरेक्टर पे डोमिनेंट है और ड्रॉफ रिसेसिव हो जाता है। It is thus due to this dominance of one character over the other that all the F1 are tall, though the genotype is capital T and small t. And in F2, 3/4 of the plants are tall, though genotypically half are capital T small t and only 1/4 are capital T. इसी की वजह से फ्रेंड्स कि दोनों में से सिर्फ एक ही कैरेक्टर डोमिनेंट है और जब दो अलग अलग जीन्स हो तो दोनों में से एक ही अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकता है और दूसरा अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। यही एक रीजन है जिसकी वजह से F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट्स नजर आए जबकि उनका जीनोटाइप फ्रेंड्स कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला था बट सिर्फ यहाँ पे टॉल एक्सप्रेस हुआ इसलिए F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स टॉल नजर आए। F2 जनरेशन में भी 4 में से 3 प्लांट्स फ्रेंड्स हमें टॉल नजर आ रहे थे। उसका एक ही रीजन था कि टॉल कैरेक्टर ये डोमिनेंट था जबकि यहाँ पे भी इनका जो जीनोटाइप था वो अलग अलग थे। 4 में से सिर्फ एक ही प्लांट का जीनोटाइप था कैपिटल टी और 4 में से 2 प्लांट्स का जीनोटाइप था कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स हाफ का मतलब क्या है 2/4। 4 में से 2 प्लांट्स जिनका जीनोटाइप था कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। दिस लीड टू द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ 3/4 tall and 1/4 small t that is 3:1। इसी की वजह से फ्रेंड जो फिनोटाइपिक रेशियो बना वो था 3/4 and 1:4। अगर आप दोनों को डिवाइड करें तो 4 कैंसिल हो जाएंगे और आपका जो रेशियो आएगा वो आएगा 3:1। ये फिनोटाइपिक रेशियो है यानी जस्ट एक्सटर्नल अपीयरेंस का रेशियो। बाहर से देखने पर ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख रहे हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स का रेशियो। यहाँ पे हम जस्ट यही देखते हैं कि प्लांट टॉल है या ड्रॉफ है बट टॉल और ड्रॉफ के लिए उसके अंदर कौन से जीन्स हैं उसकी स्टडी यहाँ पे नहीं की जाती। ऐसे रेशियो को फिनोटाइपिक रेशियो कहा जाता है जो आया 3:1। बट जब आप जीन्स की बात करोगे तो जीन्स की बात करते वक्त आप जीनोटाइपिक रेशियो डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के जेनेटिक कॉम्बिनेशन है कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे रेशियो भी कुछ इसी तरह आएगा। तो इन तीनों जीनोटाइप्स का जो रेशियो आता है वो है 1:2:1 कि 4 में से एक प्लांट कैपिटल टी वाला है, 4 में से 2 प्लांट कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला है और 4 में से सिर्फ एक ही प्लांट कैपिटल टी वाला है। ओके, द 1:4, 1:2 and 1:4 रेशियो ऑफ कैपिटल टी is to capital T small t is mathematical condensed to the form of binomial expression ax plus by the bracket square that has the gametes bearing genes capital T or small t in equal frequency of half। See friends, यहाँ पे ये जो रेशियो है इस रेशियो को हम एक मैथमेटिकली कंडेंस बाइनोमियल एक्सप्रेशन यानी इस तरह से लिख सकते हैं। कंडेंस का मतलब है फ्रेंड्स किसी बड़ी चीज को छोटा कर देना। ओके, दैट इज उसे कंडेंस कर देना।
आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखा ही होगा कंडेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जहां बड़े बड़े मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेस को हम और छोटा बना देते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो रेशियो है, इस रेशियो को हम और भी छोटा कर सकते हैं, और उसके लिए हम एक बायनोमियल एक्सप्रेशन जो कि है ax प्लस by स्क्वायर की मदद करेंगे। तो यहाँ पे इस बायनोमियल एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हम हमारे गैमेट्स कैपिटल टी और स्मॉल टी यूज कर रहे हैं, जो इक्वल फ्रीक्वेंसी हाफ में प्रोड्यूस हुए हैं। यस, हमें पता है F1 जनरेशन की जब सेल्फिंग हुई, यानी उनका जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, तो कैपिटल टी वाले गैमेट्स आधे प्रोड्यूस हुए और बाकी के जो रिमेनिंग हाफ गैमेट्स थे वो स्मॉल टी वाले थे, यानी दोनों ही हाफ ऑफ नंबर्स में प्रोड्यूस हुए। टोटल जितने भी गैमेट्स बने उसमें से हाफ नंबर ऑफ गैमेट्स कैपिटल टी वाले थे और रिमेनिंग हाफ स्मॉल टी वाले थे। तो यहाँ पे दोनों गैमेट्स और उनकी फ्रीक्वेंसीज को लेके हम इस तरह से इस रेशियो को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 1/2 टी प्लस 1/2 स्मॉल टी। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप एक्स और वाई, यहाँ पे अगर आप सॉरी ए और बी देखें तो ए और बी हमारे ये नंबर्स है हाफ, और एक्स और वाई अगर आप देखें तो वो ये गैमेट्स। तो अगर हम इसे एक्सपांड करें फ्रेंड्स, तब हमें ये रेशियो मिल जाता है। अभी किसी चीज का स्क्वायर करने का मतलब क्या है फ्रेंड्स? उसी चीज को आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी हाफ टी प्लस हाफ टी, यानी दोनों गैमेट्स इनटू देयर फ्रीक्वेंसी, यानी जितने नंबर में वो प्रोड्यूस हुए, इसके स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए। इसके स्क्वायर की वैल्यू का मतलब फ्रेंड्स, किसी ब्रैकेट को 2 बार मल्टीप्लाई करो। यस सी, ये एक ब्रैकेट और सेम ब्रैकेट, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, यानी दोनों को 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो उससे हमें उनका स्क्वायर मिल जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यस, मालूम है हमें क्या करना है। एक बार इस टर्म से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी बार इस टर्म से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, या आपको फ्रेंड्स ये करने की भी जरूरत नहीं, आपको ये रूल पता है, a प्लस बी द ब्रैकेट स्क्वायर, ये रूल तो सबको पता होता है। यस, ये हमने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यस, ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म। तो यहाँ पे a को कंसिडर करो 1/2 हाफ टी, और b को कंसिडर करो हाफ स्मॉल टी। a क्या है? हाफ कैपिटल टी, और b क्या है? हाफ स्मॉल टी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर यानी फ्रेंड्स 1/2 t का स्क्वायर। तो 1/2, तो 1 का स्क्वायर 1, अपॉन में 2 है, 2 का स्क्वायर आ गया 4, और t का स्क्वायर यानी फ्रेंड्स 2 बार t। यस, t का स्क्वायर यानी 2 बार t ले लो, प्लस 2ab यानी फ्रेंड्स यहाँ पे 2 इंटू a क्या है? तो a है 1/2 कैपिटल T, b क्या है फ्रेंड्स? 1/2 स्मॉल t। वेरी गुड। ओके, तो 2ab। अब यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1/2 एक कैपिटल T एक स्मॉल t, एक कैपिटल T एक स्मॉल t, प्लस b का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, स्मॉल t का स्क्वायर होगा 2 बार स्मॉल t। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसी रेशियो को हम इस तरह कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाना कभी अगर इस रेशियो की जगह ये फॉर्म दिया गया। ये तो जस्ट हमारे जीनोटाइपिक रेशियो का, किस रेशियो का? जीनोटाइपिक रेशियो का फ्रेंड्स कंडेंस फॉर्मूला है, यानी एक छोटा फॉर्मूला है। और ये कैसे तैयार होता है ये भी मैंने आपको बता दी कि जीनोटाइपिक रेशियो को बनाने के लिए हम हमारे गैमेट्स और वो किस फ्रीक्वेंसी में यानी कितने नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, उन वैल्यूज को हमने यहाँ पे यूज किया। Mendel self-pollinated the F2 plants and found that drop F2 plants continued to regenerate drop plants in F3 and F4 generations. See friends, मेंडल ने आपकी सिर्फ F1 का सेल्फ पॉलिनेशन नहीं किया था, उसके बाद उन्होंने F2 का भी सेल्फ पॉलिनेशन किया, और F2 के सेल्फ पॉलिनेशन से उन्होंने देखा कि जो ड्रॉप प्लांट है, जब ड्रॉप प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, यानी दो ड्रॉप प्लांट्स आपस में ही पॉलिनेट कर रहे हैं, तो अगेन जो F3 जनरेशन उनसे प्रोड्यूस हो रही है, जो F4 जनरेशन उनसे प्रोड्यूस हो रही है, वो भी ड्रॉप प्लांट्स की है। यानी ड्रॉप प्लांट में फ्रेंड्स टॉल वाली जीन प्रेजेंट ही नहीं थी। He concluded that the genotype of drop was homozygous. What do you think he would have got that he self-pollinated a tall F2 plant? See friends, यहाँ पे जब मेंडल ने F2 प्लांट्स के ड्रॉप प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट किया, यानी जब ड्रॉप दूसरे किसी ड्रॉप प्लांट के साथ ही सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा था, वो दूसरे ड्रॉप प्लांट के साथ ही क्रॉस कर रहा था,
तो जो F3 और F4 जनरेशन में जो प्लांट्स प्रोड्यूस हुए वो सबके सब ड्रॉप थे। और इसका एक ही रीजन फ्रेंड्स हमें भी पता है कि ड्रॉप कैरेक्टर के लिए उनके पास जो जीन्स थे वो दोनों स्मॉल टी ही थे। और ऐसे जीन्स के साथ फ्रेंड्स जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे वो भी सेम होंगे, और उसकी वजह से जो सारे प्लांट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाले हैं वो भी ड्रॉप ही प्रोड्यूस होंगे। इसकी वजह से फ्रेंड्स मेंडल को एक रिजल्ट मिला कि जो ड्रॉप प्लांट्स थे वो होमोजाइगस थे, और इसी की वजह से उन्होंने बताया कि जो ड्रॉप कैरेक्टर था या जो भी रिसेसिव कैरेक्टर्स, वो रिसेसिव कैरेक्टर फ्रेंड जस्ट होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस हो सकते हैं। और उसका रिजल्ट ये रहा फ्रेंड्स। आप पनेट स्क्वायर की मदद से फ्रेंड्स इसका आंसर निकाल सकते हैं। दो पैरेंट लो जो ड्रॉप है, दोनों के गैमेट्स बनाओ फ्रेंड्स, तो दोनों पैरेंट्स फ्रेंड्स स्मॉल टी वाले दो गैमेट्स बनाएंगे। फिर पनेट स्क्वायर में सारे रिजल्ट्स लिखो, आपको भी मिल जाएगा फ्रेंड्स कि F3 जनरेशन या F4 जनरेशन, उसमें भी सारे के सारे ड्रॉप प्लांट्स ही प्रोड्यूस हुए। F3 जनरेशन यानी फ्रेंड्स F2 में सेल्फिंग करने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुई वो F3, F3 में सेल्फ पोलिनेशन करने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुई वो थी F4। और यहाँ पे उसके साथ और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडल को रिजल्ट क्या मिला होगा जब उन्होंने F2 के जो टॉल प्लांट्स हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन किया होगा। तो फ्रेंड्स ये F2 के जो टॉल प्लांट्स हैं, अगर उनका जीनोटाइप कैपिटल टी ऐसे टॉल प्लांट्स का सेल्फ पॉलिनेशन किया, यानी इस कैपिटल टी वाले टॉल प्लांट को कैपिटल टी ऐसे ही प्लांट के साथ क्रॉस करवाए, तो जो सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो टॉल ही होंगे। बट F2 जनरेशन में ऐसे भी प्लांट्स थे जिनका टॉल कैरेक्टर के लिए जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा भी प्लांट ऐसा ही लेंगे, और ऐसे दो प्लांट्स में अगर सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे F1 जनरेशन का जो क्रॉस हो रहा था उसी तरह का क्रॉस होगा, यानी इनके क्रॉस के बाद भी जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो 3:1 के रेशियो में ही प्रोड्यूस होंगे। 4 में से 3 प्लांट टॉल होंगे और एक प्लांट ड्रॉप होगा। यानी फ्रेंड्स F2 जनरेशन में जो टॉल प्लांट है, अगर उन टॉल में से आप ऐसे दो टॉल प्लांट्स का क्रॉस कर रहे हैं तो सारे के सारे प्लांट्स टॉल आएंगे, और वो भी होमोजाइगस टॉल होंगे, यानी दोनों भी जो जीन्स होंगी उनके पास टॉल कैरेक्टर के लिए वो सेम होगी। बट फ्रेंड्स F2 जनरेशन में इस टाइप के भी प्लांट्स थे जो टॉल कैरेक्टर के लिए जिनके पास दो अलग अलग जीन्स थी। अगर आप इनका क्रॉस करोगे तो इनका क्रॉस देखिए आप समझ जाओगे कि ये तो F1 वाला क्रॉस वापस से रिपीट हो रहा है, और क्रॉस अगर रिपीट हुआ फ्रेंड्स तो उससे उसके रिजल्ट चेंज नहीं होंगे, रिजल्ट वही आने वाले हैं 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। तो यहाँ पे यही सारी चीजें वापस से रिपीट होगी। इसी की वजह से फ्रेंड्स मेंडल को ये समझ में आ गया कि वो जो सारी चीजें सोच रहे थे वो जस्ट फ्रेंड्स एक कोई ऐसा आइडिया नहीं, बट एक्चुअली वो इनहेरिटेंस का एक प्रिंसिपल है, और उसी को लेके उन्होंने अलग अलग लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बनाए। तो टोटल 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है जिन्हें हम आगे स्टडी करेंगे। From the preceding paragraphs, it is clear that though the genotypic ratio can be calculated using mathematical probability by simply looking at the phenotype of dominant traits, it is not possible to know the genotypic composition. See friends, यहाँ पे हमने जो पैराग्राफ्स देखे उससे इतना तो क्लियर हो गया कि मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी से, आपने जो ऊपर फॉर्मूला देखा फ्रेंड्स वो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी का था, तो उस मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की मदद से हमने जीनोटाइप के रेशियो तो कैलकुलेट कर लिए, यानी जस्ट फिनोटाइप्स, यानी वो फ्रेंड्स हमारे F1 जनरेशन या F2 जनरेशन अपीयरेंस में कैसी है उसकी मदद से हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि उनका जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा। बट फ्रेंड्स यहाँ पे उनका जीनोटाइपिक कंपोजिशन बताना पॉसिबल नहीं। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे जस्ट आपको इतनी ही नॉलेज थी कि दो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, दोनों गैमेट्स हाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी में प्रोड्यूस होने वाले, और जस्ट इतनी ही नॉलेज की मदद से आपने उनका जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो बता दिया। बट फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे एक सामने एक प्लांट रखूं जो कि एक टॉल प्लांट है, जस्ट उसे देख के क्या आप बता सकते हो कि उसके अंदर किस टाइप के जीन्स है? नहीं। तो हम यहाँ पे एक क्रॉस का जो जीनोटाइपिक रेशियो है, रेशियो बता सकते हैं। बट सामने अगर मैं एक टॉल प्लांट रख दूं तो उसका जीनोटाइप क्या है, उसके पास कैपिटल टी वाले जीन है या स्मॉल टी वाले जीन है, वो आप बता नहीं सकते। तो उसके लिए मेंडल ने क्या सोल्यूशन निकाला, चलो वो देखते हैं। दैट इज
For example, whether a tall plant for F1 or F2 has capital TT or small tt composition cannot be predicted. जो लाइन मैंने अभी अभी आपसे कही वही यहाँ पे दी गई है. Therefore, to determine the genotype of a tall plant at F2, Mendel crossed the tall plant from F2 with a dwarf plant. Now friends, यही पता लगाने के लिए कि जो टॉल प्लांट है हमारे पास उसके पास इस टाइप का जीनोटाइप है या उसके पास इस टाइप के जीन्स प्रेजेंट है, ये पता लगाने के लिए मेंडल ने क्या किया, इन प्लांट्स का एक क्रॉस किया उन ड्रॉप प्लांट के साथ. ऐसे प्लांट्स का क्रॉस किसके साथ किया, एक ड्रॉप प्लांट के साथ. और इसी क्रॉस को कहा जाता है फ्रेंड्स टेस्ट क्रॉस. इसलिए टेस्ट क्रॉस इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं. क्या टेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास जो प्लांट है उसके पास किस टाइप के जीन. तो फ्रेंड्स जीन चेक करने के लिए हमेशा यही होगा कि आपके पास जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर वाला प्लांट है उसका क्रॉस एक रिसेसिव प्लांट के साथ ही होगा. बिकॉज फ्रेंड्स डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ ही ऐसे दो अलग अलग जीनोटाइप हो सकते हैं. बिकॉज डोमिनेंट कैरेक्टर जब दोनों जीन सेम हो और जब दोनों जीन अलग हो तो दोनों भी कंडीशन में डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाता है. बट जो रिसेसिव कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा. तो ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे आपने देखी वो सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ होती है, रिसेसिव के साथ नहीं. और फिर जब भी आपको चेक करना होगा कि अगर आपको एक ऐसा प्लांट दे दिया गया है या एक ऐसा ऑर्गेनिज्म दे दिया है जिसके पास डोमिनेंट कैरेक्टर है, बट डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए उसके दो अलग अलग जीनोटाइप हो सकते हैं, और उस केस में आपको पता कर लगाना है कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस. तो सिंपली क्या कर लो, उस कैरेक्टर के लिए उसका एक रिसेसिव ट्राइड भी होगा. सी हर कैरेक्टर के लिए एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव ट्राइड होता है. कैरेक्टर होता है और कैरेक्टर के दो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम ट्राइड बुलाते हैं. ये याद होगा आपको, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. तो क्या करो, उस कैरेक्टर के लिए फ्रेंड्स वो जो डोमिनेंट ट्राइट है उसका एक रिसेसिव ट्राइट ले आओ और उस रिसेसिव ट्राइट वाले प्लांट के साथ या उस ऑर्गेनिज्म के साथ उसका क्रॉस करवा दो. जैसे यहाँ पे मेंडल के पास एक टॉल प्लांट था, तो टॉल का अपोजिट कौन है, ड्रॉप. तो उस टॉल प्लांट का क्रॉस हमने एक ड्रॉप प्लांट से करवा दिया. इसी क्रॉस को कहा जाता है टेस्ट क्रॉस. इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म, इस केस में पी प्लांट, showing a dominant phenotype and whose genotype is to be determined is crossed with a recessive parent instead of self crossing. सी फ्रेंड्स, एक टिपिकल टेस्ट क्रॉस यानी जो जनरल में हम टेस्ट क्रॉस करते हैं उसमें एक ऑर्गेनिज्म, इस केस में ऑर्गेनिज्म कौन है, द गार्डन पी प्लांट. और गार्डन पी प्लांट का फ्रेंड जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइसम सैटिवम. ये आप राइट डाउन कर लीजिए, पाइसम, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, Payson sativum. Okay, this is the friends scientific name or you can say the botanical name of garden pea plant. और मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जो प्लांट सिलेक्ट किया था वो गार्डन पी प्लांट था. गार्डन पी प्लांट फ्रेंड्स ये उस पी प्लांट का नाम है. वैसे पी प्लांट में आपको कई सारे टाइप्स मिल जाएंगे, बट मेंडल ने जो सिलेक्ट किया था इट वाज दी गार्डन पी प्लांट. ये याद रखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियोस में रह गया था. तो ओके फ्रेंड्स, तो चलो टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन से कंटिन्यू करते हैं. नाउ एक टिपिकल टेस्ट क्रॉस यानी एक जनरल जो हम टेस्ट क्रॉस करते हैं उसमें हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि इस केस में गार्डन पी प्लांट, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म चूज किया जाता है जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है यानी जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, और उसका जो जीनोटाइप है यानी उस डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये पता लगाने के लिए यानी उसकी जीन्स पता लगाने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है. ना उस डोमिनेंट फिनोटाइप वाले प्लांट को क्रॉस किया जाता है एक रिसेसिव पेरेंट के साथ इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग. ओके, उसकी सेल्फ क्रॉसिंग करने की बजाय उसे एक रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाता है, और उससे हमें जो रिजल्ट मिलते हैं तो जस्ट रिजल्ट देख के हम बता सकते हैं कि उस डोमिनेंट फिनोटाइप वाले प्लांट का फ्रेंड्स जीनोटाइप क्या है. आगे हमें एक डायग्राम दी गई है जहां पे हम ये एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं. द प्रोजेनीज ऑफ सच ए क्रॉस कैन इजीली बी एनालाइज्ड टू प्रेडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म. सी फ्रेंड्स, ऐसे क्रॉसेस में जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है उन प्रोजेनीज को देख के ही हम बता सकते हैं कि हमारे टेस्ट ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप क्या है, यानी जिस ऑर्गेनिज्म पे हम टेस्ट कर रहे हैं उसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या है.
कि उस कैरेक्टर के लिए उसके पास दोनों सेम जीन्स हैं या अलग अलग जीन्स हैं, यानी डिफरेंट जीन्स। Figure 5.5 shows the result of a typical test cross where violet color flower is dominant over a white color flower. See friends, next page पे figure 5.5 आपको एक typical test cross show किया गया है जिसमें हमारे पास एक violet कलर है जो violet color flower है जो ऑफकोर्स एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। किसके ऊपर वो डोमिनेंट है? व्हाइट कलर फ्लावर। तो आपको एक वॉयलेट कलर फ्लावर दिया गया है। ऑफकोर्स वॉयलेट कलर के लिए फ्रेंड्स जो जीन्स है वो W है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वॉयलेट कलर के केस में दो टाइप के जीनोटाइप्स हो सकते हैं, या तो दोनों भी जीन्स कैपिटल W हो, या फिर एक जीन कैपिटल W हो और दूसरी जीन स्मॉल w। तो दोनों ही केस में उस फ्लावर में जो कलर नजर आएगा वो वॉयलेट ही होगा। यस, तो उसका जीनोटाइप ये है या उसका जीनोटाइप ये है, ये आइडेंटिफाई कैसे करें? तो उसी का ही टेस्ट क्रॉस हमें नेक्स्ट पेज पे दिया गया है। और ये जो टेस्ट क्रॉस है फ्रेंड्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो है, टेस्ट क्रॉस रेशियो, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जनरली जितने भी एमसीक्यूज पूछे जाएंगे वो उसी टेस्ट क्रॉस रेशियो पे पूछे जाएंगे। तो सी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वो फ्लावर आ गया जो डोमिनेंट फिनोटाइप यानी डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है। अभी डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए हमें पता है कि दो अलग अलग जीनोटाइप पॉसिबल है। तो इस फ्लावर का जीनोटाइप ये है या ये है, हमें पता नहीं। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसका एक रिसेसिव पैरेंट के साथ। ऑफकोर्स ये वॉयलेट कलर है, वॉयलेट कलर के लिए रिसेसिव कैरेक्टर क्या होगा? व्हाइट कलर। यस, वॉयलेट यानी फ्लावर कलर के लिए अगर वॉयलेट डोमिनेंट है तो फ्लावर कलर के लिए रिसेसिव ट्राइड क्या होगा? व्हाइट फ्लावर। तो उस व्हाइट फ्लावर के साथ हम इसका क्रॉस करेंगे। अभी देखो फ्रेंड्स, सपोज ये जो वॉयलेट फ्लावर है ये होमोजाइगस है, यानी इसके पास दोनों कैपिटल W वाला जीनोटाइप है। तो उस केस में किस टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे? तो उस केस में अगर हम इसका क्रॉस एक व्हाइट फ्लावर के साथ करवाते हैं तो व्हाइट फ्लावर के पास दोनों जीन्स कैसी होगी? स्मॉल W। और वो दोनों जब अपने गैमेट्स बनाएंगे तो गैमेट्स बनाते वक्त ये दोनों भी जीन फ्रेंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी। एक कैपिटल W एक गैमेट में जाएगी, दूसरी कैपिटल W दूसरे गैमेट में जाएगी, और इस तरह से आपको दो स्मॉल w वाले गैमेट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो गैमेट्स फॉर्म हुए वो सेम फ्रेंड्स इस वॉयलेट कलर के फ्लावर के साथ होगा। अगर इसका जीनोटाइप कैपिटल W है तो गैमेट्स बनाते वक्त ये दोनों जीन्स एक दूसरे से सेपरेट होंगी यानी सेग्रीगेट होगी। एक कैपिटल W एक गैमेट में एंटर करेगा और दूसरा कैपिटल W वाली जीन दूसरे गैमेट में एंटर करेगी। इस तरह से यहाँ पे भी जो दो गैमेट फॉर्म हुए हैं उनमें भी फ्रेंड्स कैपिटल W जीन ही प्रेजेंट है, यानी ये दोनों भी फ्रेंड्स अगेन सेम। अभी फ्रेंड्स ये अगर इसके साथ कंबाइन होता है या इस गैमेट के साथ फ्यूज होता है तो इस टाइप का जीनोटाइप मिलेगा, कैपिटल W स्मॉल w। ये कैपिटल W इस स्मॉल w के साथ फ्यूज होता है तब भी सेम टाइप का जीनोटाइप मिलेगा। देन ये कैपिटल W इन दोनों में से किसी के साथ भी फ्यूज हो जाए तब भी फ्रेंड्स जो हमें जीनोटाइप मिलने वाला है वो सेम ही मिलेगा, दैट इज ए कैपिटल W एंड एक स्मॉल w। बिकॉज एक पैरेंट से हमेशा जो गैमेट आएगा वो कैपिटल W वाला ही है और दूसरे पैरेंट से जो गैमेट आने वाला है वो स्मॉल w वाला है। तो यहाँ पे कोई और कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे फ्रेंड्स जो सारे के सारे फ्लावर्स आपको नजर आएंगे वो कैसे होंगे? वॉयलेट होंगे। क्यों वॉयलेट होंगे फ्रेंड्स? बिकॉज यहाँ पे वॉयलेट कलर डोमिनेंट है और यहाँ पे सबके सब हेट्रोजाइगस है, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमें पता है सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होता है। तो सिर्फ कैपिटल W वाली जीन ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगी और यहाँ पे जो सारे फ्लावर्स होंगे वो वॉयलेट आएंगे। तो फ्रेंड्स हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर हम किसी एक फ्लावर का जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है उसे अगर किसी रिसेसिव फ्लावर के साथ क्रॉस करवा रहे हैं और अगर हमारे सारे के सारे फ्लावर्स कैसे आ रहे हैं? वॉयलेट, तो जो अननोन फ्लावर था वो कैसा है? होमोजाइगस, यानी उस कैरेक्टर के लिए उसके पास जो दोनों जीन्स है वो सेम। बट फ्रेंड्स अगर उसके पास दो अलग अलग जीन्स होती तो उस केस में क्या होता? तो यहाँ पे अगर दो अलग अलग जीन्स होती तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो अलग अलग गैमेट्स बनते। यहाँ पे देखो जीन क्या है? कैपिटल W एंड स्मॉल w। अभी गैमेट बनते वक्त कैपिटल W एक गैमेट में जाएगा और स्मॉल w दूसरे गैमेट में जाएगा, यानी यहाँ पे जितने भी गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे आधे गैमेट्स कैपिटल W के साथ होंगे और रिमेनिंग हाफ स्मॉल w के साथ होंगे। इनका क्रॉस किसके साथ करना है? रिसेसिव पैरेंट के साथ। तो वॉयलेट कलर के लिए रिसेसिव कैरेक्टर होता है व्हाइट कलर,
तो व्हाइट कलर के किसी फ्लावर के साथ इसका हम क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पे स्मॉल w उसका जीनोटाइप आ जाएगा। क्रॉस करने के लिए ये भी अपने गैमेट्स फॉर्म करेगा। गैमेट्स बनाते वक्त इसके भी जीन्स फ्रेंड्स अलग अलग गैमेट्स में एंटर हो जाएंगे, और क्योंकि ये एक रिसेसिव पैरेंट है इसलिए इसके गैमेट्स तो सेम ही रहने वाले हैं। दोनों गैमेट्स में स्मॉल w ही आएगा। अभी देखो फ्रेंड्स, ये कैपिटल W दोनों में से किसी के साथ भी फ्यूज हो जाए, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो यही आने वाला है कि कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w। यानी यहाँ पे पहले जो दो फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे वो हेट्रोजाइगस वॉयलेट होंगे, यानी वो डोमिनेंट कैरेक्टर तो शो करेंगे। वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करते वक्त फ्रेंड्स उनके पास जो जीन्स है वो दोनों जीन्स अलग अलग होंगे। उसी तरह सपोज ये स्मॉल w इन दोनों में से किसी के साथ भी फ्यूज हो जाए तो यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा स्मॉल w स्मॉल w स्मॉल w स्मॉल w, यानी यहाँ पे व्हाइट कलर के फ्लावर्स यानी रिसेसिव कैरेक्टर दिखेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स टोटल 4 प्रोड्यूस हुए। 4 फ्लावर्स में से 2 फ्लावर्स वायलेट थे और 2 फ्लावर्स व्हाइट थे, या ऐसा मैं बोल सकता हूँ 4 का हाफ क्या होता है फ्रेंड्स 2, तो हाफ ऑफ द फ्लावर्स वेयर वायलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर्स वेयर व्हाइट। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जितने भी फ्लावर्स प्रोड्यूस हुए उसमें से आधे वायलेट थे और आधे व्हाइट थे। जब आपको इस टाइप का रिजल्ट मिल रहा है तो उससे आपका कंक्लूजन क्या आएगा कि ये जो अननोन फ्लावर है फ्रेंड्स ये हेट्रोजाइगस है, यानी ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है इसके लिए इसके पास अलग अलग 2 जीन्स प्रेजेंट है। और यहाँ पे ये जो रेशियो आया है फ्रेंड्स 1:1 का, वॉयलेट कितने हैं 2, व्हाइट कितने हैं 2, 2/2 करो तो रेशियो क्या आएगा 1:1। तो ये यहाँ पे जो रेशियो आया 1:1 इसी को कहा जाता है द टेस्ट क्रॉस रेशियो। इसी को क्या कहा जाता है टेस्ट क्रॉस रेशियो, और इसी टेस्ट क्रॉस रेशियो पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे हमारे पास एक डोमिनेंट फ्लावर था जिसके पास इस टाइप वाले जीन है या इस टाइप वाले जीन है हमें नहीं पता था, बट जस्ट उसका क्रॉस हमने रिसेसिव पैरेंट के साथ किया तो तुरंत रिजल्ट देख के हमें ये समझ में आ गया कि वो फ्लावर डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। अगर होमोजाइगस होगा तो सारे के सारे प्रोजेनी यानी सारे के सारे जो प्लांट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेंगे, जो कि इस केस में वॉयलेट था। बट अगर वो हेट्रोजाइगस होगा तो फ्रेंड्स दोनों कैरेक्टर्स यहाँ पे शो होंगे, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर भी यहाँ पे दिखेगा, रिसेसिव कैरेक्टर भी दिखेगा, बट वो भी इक्वल नंबर में। और इसलिए डोमिनेंट इज टू रिसेसिव कैरेक्टर्स का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:1। नाउ फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एमसीक्यू जब पूछे जाएंगे तो एमसीक्यू में वो आपको खुद से बता देंगे कि हमारे पास एक हेट्रोजाइगस प्लांट है। उस हेट्रोजाइगस प्लांट का क्रॉस हम किसी रिसेसिव पैरेंट के साथ कर रहे हैं। ये हेट्रोजाइगस प्लांट था, इसका क्रॉस एक रिसेसिव पैरेंट के साथ करवाया, तो उस केस में रिजल्ट क्या आएंगे? तो रिजल्ट आप बता सकते हो कि डोमिनेंट कैरेक्टर वाले जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं रिसेसिव कैरेक्टर वाले भी सेम प्रोड्यूस होंगे। ये जो टोटल फ्लावर प्रोड्यूस हुए उसमें से हाफ डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ थे और रिमेनिंग हाफ रिसेसिव कैरेक्टर के साथ थे। ओके, एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, रेशियो हमेशा 1:1 इस तरह से आंसर नहीं दिया जाएगा, इसकी जगह आपको कुछ नंबर्स दिए जा सकते हैं। जैसे आपको बताया जाएगा कि हमने एक क्रॉस किया जिस क्रॉस में हमारा रिजल्ट आया कि 96 वॉयलेट फ्लावर प्रोड्यूस हुए और 96 व्हाइट फ्लावर प्रोड्यूस हुए। अगर आप नोटिस करो फ्रेंड्स 96 वॉयलेट और 96 व्हाइट दोनों का नंबर सेम है। यस, दोनों का नंबर सेम हो रहा है, यानी कि फ्रेंड्स वो एक टेस्ट क्रॉस है। यस, तो सीधे सीधे बता दो कि इट इज अ एग्जांपल ऑफ टेस्ट क्रॉस। तो जरूरी नहीं रेशियो हमेशा 1:1 डायरेक्टली ये आंसर दिया जाए, इनकी जगह कभी नंबर्स दिए जा सकते हैं और दोनों नंबर सेम ही होंगे फ्रेंड्स। देखो ऐसा ऑप्शन चेक करो जहां पे डोमिनेंट कैरेक्टर वाले प्लांट्स और रिसेसिव कैरेक्टर वाले प्लांट्स दोनों भी सेम नंबर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उससे आप तुरंत बता दोगे कि यहाँ पे फ्रेंड्स एक टेस्ट क्रॉस हो रहा है। और फ्रेंड्स कभी कभी इस टाइप का एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है जहां पे आपको किसी एक डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप आइडेंटिफाई करना होगा, यानी कोई ऑर्गेनिज्म आपको दिया जाएगा, जरूरी नहीं वो हमेशा प्लांट ही हो, कोई ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, और उसका जो जीनोटाइप है क्या उसके पास होमोजाइगस जीन्स है या हेट्रोजाइगस जीन्स है, ये फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आपको जस्ट रिजल्ट्स को देखना है और रिजल्ट्स को देख के बता देना है कि वो जो फ्लावर है वो हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है। होमोजाइगस हुआ तो सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर शो करने चाहिए, और अगर हेट्रोजाइगस है तो हाफ डोमिनेंट हाफ रिसेसिव।
याद रखिए फ्रेंड्स, दिस इज नोन एज द टेस्ट क्रॉस, और यहाँ पे ये जो रेशियो था इसे हमने बुलाया टेस्ट क्रॉस रेशियो। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखोगे, फ्रेंड्स अगर आप देखें ये जो क्रॉस थे इन्हें टेस्ट क्रॉस कहा जाता है, बट इसके अलावा और एक क्रॉस है एंड दैट क्रॉस इज नोन एज अ बैक क्रॉस। उस क्रॉस को क्या बुलाते हैं हम फ्रेंड्स? अ बैक क्रॉस। बैक क्रॉस, बैक क्रॉस में क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमारे पास दो पेरेंट्स है। नाउ इन दोनों पेरेंट्स के बीच हमने क्रॉस किया और उससे प्रोड्यूस की हमारी F1 जनरेशन। ओके, F1 जनरेशन में यहाँ पे हमने 4 प्लांट्स प्रोड्यूस किए। ओके, नाउ फ्रेंड्स इन चारों प्लांट्स का जीनोटाइप आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या किया, इन प्लांट्स को उनके जो रिसेसिव पैरेंट थे उसके साथ इनका क्रॉस किया। तो वो था फ्रेंड्स एक टेस्ट क्रॉस। यहाँ पे आपने वही किया कि जो F1 जनरेशन में फ्रेंड्स सबके सब डोमिनेंट कैरेक्टर शो करते हैं, आपको भी पता है। तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है वो चेक करने के लिए उस प्लांट को उसके रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस किया जाता है, देन इट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। बट जब F1 जनरेशन को वापस से उनके किसी भी एक पैरेंट के साथ क्रॉस किया जाता है, जब किसी एक प्रोजेनी को फ्रेंड्स उनकी किसी भी एक पैरेंट के साथ उनका क्रॉस किया जाता है, देन इट इज नोन एज अ बैक क्रॉस। यहाँ पे जरूरी नहीं पैरेंट रिसेसिव भी हो। ओके, पैरेंट डोमिनेंट वाला भी फ्रेंड्स हो सकता है, देन उस केस में उसे फ्रेंड्स एक बैक क्रॉस बुलाया जाता है। बट अगर F1 जनरेशन या प्रोजेनी का क्रॉस सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव पैरेंट के साथ हो रहा है, डोमिनेंट पैरेंट के साथ नहीं, देन उसे एक टेस्ट क्रॉस कहा जाएगा। यानी अगर इन चारों का क्रॉस अगर आप सिर्फ रिसेसिव पैरेंट के साथ कर रहे हो तो वो क्या होगा फ्रेंड्स? टेस्ट क्रॉस। और अगर रिसेसिव पैरेंट के साथ भी कर रहे हो, डोमिनेंट पैरेंट के साथ भी क्रॉस करवा रहे हो, देन इट इज अ बैक क्रॉस। बैक क्रॉस इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज जो प्रोजेनी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है उन्हें बैक यानी फिर से अपने पैरेंट के साथ यहाँ पे उनका क्रॉस होता है। सो दैट इज वाई इट इज नोन एज अ बैक क्रॉस। ओके, तो यहाँ पे दो क्रॉसेस है, एक टेस्ट क्रॉस और एक बैक क्रॉस। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि जब प्रोजेनी का क्रॉस रिसेसिव पैरेंट के साथ हो रहा है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है, बट वो भी क्या होता है? बैक क्रॉस। अगर ऑफस्प्रिंग का क्रॉस पैरेंट के साथ हो रहा है तो वो बैक क्रॉस है, बट अगर रिसेसिव पैरेंट के साथ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उसी केस में वो टेस्ट क्रॉस। और अगर प्रोजेनी यानी जो ऑफस्प्रिंग है उनका क्रॉस डोमिनेंट पैरेंट के साथ हो रहा है देन फ्रेंड्स वो सिर्फ और सिर्फ बैक क्रॉस है, उस केस में वो टेस्ट क्रॉस नहीं है। यानी यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि फ्रेंड्स जितने भी हम टेस्ट क्रॉस करेंगे वो तो बैक क्रॉस होंगे ही, बिकॉज हर टेस्ट क्रॉस में आपको करना तो वही पड़ेगा कि प्रोजेनी यानी ऑफस्प्रिंग का क्रॉस उनके रिसेसिव पैरेंट के साथ कराना पड़ेगा। और अगर पैरेंट के साथ प्रोजेनी का क्रॉस हो रहा है तो वो तो बैक क्रॉस होता है। यानी जितने भी टेस्ट क्रॉस हैं, बिकॉज हर टेस्ट क्रॉस में यही होगा कि जितने भी ऑप्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका रिसेसिव पैरेंट के साथ एक क्रॉस हो रहा है, तो जितने भी टेस्ट क्रॉस होंगे वो बैक क्रॉस होंगे। बट सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रेंड्स, ये लाइन टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई है, इसे राइट डाउन कर लीजिए। ऑल टेस्ट क्रॉसेस आर बैक क्रॉसेस। सारे के सारे टेस्ट क्रॉसेस बैक क्रॉसेस होते हैं, बिकॉज जितने भी टेस्ट क्रॉस होंगे उन सारे टेस्ट क्रॉस में ऑफस्प्रिंग का क्रॉस अपने रिसेसिव पैरेंट के साथ होगा। बट ऑल बैक क्रॉसेस आर नॉट टेस्ट क्रॉसेस। सारे के सारे बैक क्रॉसेस टेस्ट क्रॉस नहीं होता, बिकॉज बैक क्रॉसेस में एक क्रॉस ऐसा भी है जहां पे हम ऑफस्प्रिंग का क्रॉस उनके डोमिनेंट पैरेंट के साथ करवाते हैं, तो उस केस में वो एक बैक क्रॉस तो होता है बट वो एक टेस्ट क्रॉस नहीं होगा। उस केस में वो एक बैक क्रॉस तो होगा जहां पे डोमिनेंट पैरेंट का क्रॉस उनके ऑफस्प्रिंग के साथ हो रहा है, बट वो एक टेस्ट क्रॉस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये एक इंपॉर्टेंट लाइन थी जो यहाँ पे दी गई नहीं, बट जनरली ये भी एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस एंड व्हाट इज अ बैक क्रॉस। क्या सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं क्या, या सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस होते हैं या नहीं। इस टाइप के एमसीक्यू फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। तो वो जो मैंने स्टेटमेंट बताई थी कि ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉसेस बट ऑल बैक क्रॉसेस आर नॉट द टेस्ट क्रॉसेस, ये वाली स्टेटमेंट फ्रेंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे मार्क कर लीजिए। Based on his observations on monohybrid crosses, Mendel proposed two general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid cross. See friends, मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो मेंडल को मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ऑब्जर्वेशन से जो कुछ भी समझ में आया तो उसकी मदद से फ्रेंड्स उन्होंने दो रूल्स बनाए
जिस रूल्स में फ्रेंड्स उन्होंने ये बताया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उन्होंने इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में जो सारी चीजें समझ में आई हैं वो सारी चीजें उन्होंने उन दो रूल्स में हमें बताई। टुडे दिस रूल्स आर कॉल्ड द प्रिंसिपल्स और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। फ्रेंड्स मेंडल ने ये जो सारे लॉज बनाए हैं पहले इन्हें मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता था, बट आज हम इन्हें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। नाउ इसमें से जो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। और जो सेकंड लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दोनों भी लॉज यहाँ पे दिए गए हैं एंड बोथ द लॉज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इनकी जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एमसीक्यूज के लिए पूछी जाती है। उस स्टेटमेंट में कुछ चेंजेस करके आपको ऑप्शंस देंगे और पूछा जाएगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस की करेक्ट स्टेटमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, दोनों लॉज की जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो फाइंड कीजिए। सो सबसे पहले लेट अस सी व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस में कुछ पॉइंट्स हैं। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। ओके, ये हमने देखा है कि मेंडल ने सबसे पहली बार ये बताया था। ये तो फ्रेंड्स हम सबको पता है कि मेंडल ने सबसे पहली बार ये बताया था कि हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को अलग अलग यूनिट फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। फैक्टर्स ऑकर इन पेयर्स। हम सबको पता है फिर कि फैक्टर्स पेयर्स में रहते हैं और यहाँ फैक्टर्स का मतलब क्या है? जीन्स। और ऑफ कोर्स जीन्स पेयर्स में रहते हैं। अब तक आपने जितने भी कैरेक्टर्स देखे हर कैरेक्टर के लिए आपको 2 जीन की रिक्वायरमेंट थी, यानी फैक्टर के पेयर्स होते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स फैक्टर्स और जीन दोनों सेम ही होते हैं। फैक्टर्स हम जीन्स को ही बुलाते थे बट मेंडल के टाइम में, बाद में फैक्टर्स को ही क्या नाम दे दिया? जीन। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। जब फ्रेंड्स दो अलग अलग फैक्टर के पेयर यानी दो अलग अलग जीन्स हो तो उस केस में सिर्फ एक ही जीन डोमिनेट करती है और दूसरी जीन फ्रेंड्स खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। जो जीन फ्रेंड्स डोमिनेट करती हैं यानी अपने आप को एक्सप्रेस कर देती हैं और दूसरे का एक्सप्रेशन दबा देती हैं, उस जीन को डोमिनेंट कहा जाता है। और जो जीन अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाती, सच अ जीन इज नोन एज अ रिसेसिव जीन। जैसे टॉल एक डोमिनेंट जीन है और ड्रॉप एक रिसेसिव जीन है। जब हमारे पास इस टाइप का जीनोटाइप है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो यहाँ पे दो अलग अलग फैक्टर्स प्रेजेंट है, डिसिमिलर फैक्टर्स या डिसिमिलर पेयर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में सिर्फ टॉल वाले ने खुद को एक्सप्रेस किया और ड्रॉप वाला जीन ने खुद को एक्सप्रेस नहीं किया। The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental characters in a monohybrid cross in the F1 and the expression of both in the F2. So friends, law of dominance की मदद से हमें ये समझ में आ गया कि क्यों F1 जनरेशन में जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में क्यों दोनों में से सिर्फ एक ही पैरेंटल कैरेक्टरिस्टिक वहां पे दिखा, क्योंकि डोमिनेंट था। और F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। It also explains the proportion of 3:1 obtained at the F2। और साथ ही साथ फ्रेंड्स लॉ ऑफ डोमिनेंस ने ये भी हमें हेल्प की कि F2 जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स का जो रेशियो था वो हमेशा 3:1 आया। तो ये क्यों आया ये भी फ्रेंड्स हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस से समझ में आ गया कि दोनों में से एक ही जीन डोमिनेंट थी तो वही अपने आप को हर बार एक्सप्रेस कर रही थी। इसी वजह से F1 जनरेशन में सारे जो प्लांट्स थे वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहे थे और F2 जनरेशन में सारे जो प्लांट्स थे उसमें 4 में से 3 प्लांट डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहे थे और 4 में से सिर्फ एक ही प्लांट ऐसा था जो रिसेसिव कैरेक्टर शो कर रहा था। तो फ्रेंड्स दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर आपसे कोई भी लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछा जाए, ओके, कभी भी लॉ ऑफ डोमिनेंस की स्टेटमेंट पूछी जाए तो ये जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे फ्रेंड्स, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, कि इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स one member of pairs dominates the other। ओके, कि एक जीन डोमिनेंट होती है और दूसरी जीन रिसेसिव होती है। तो ये मेंडल का फ्रेंड्स फर्स्ट लॉ था जो उन्हें अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट से समझ में आया। देन द नेक्स्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलीज डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग and that both the characters are recovered as such in the F2 generation, though one of these is not seen at the F1 stage। ये लॉ फ्रेंड्स बेसिकली इस बात पे बना है कि ये जो एलीज हैं
एलिस यानी एक ही जीन के दो अलग अलग फॉर्म्स यानी दो अलग अलग टाइप। जैसे स्टेम हाइट, ये एक कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर के लिए एक ही जीन होगी, बट उसी जीन के दो अलग अलग टाइप हैं, एक टॉल और एक ड्रॉप। और टॉल और ड्रॉप क्या हो गए, एक दूसरे के एलिस। तो ये जो एलिस है फ्रेंड्स, ये कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करते, यानी ये जो दोनों जीन्स हैं वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। और ये हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चला फ्रेंड्स कि जैसे F1 जनरेशन में एक ही कैरेक्टर दिखा टॉल, बट F2 जनरेशन में फ्रेंड्स दोनों कैरेक्टर्स दिखे टॉल और ड्रॉप। अगर F1 जनरेशन में ही फ्रेंड्स दोनों एलिस मिक्स हो जाते तो F2 जनरेशन में भी हमें सिर्फ टॉल ही कैरेक्टर दिखना चाहिए था या मीडियम हाइट वाला कैरेक्टर दिखना चाहिए था, वहां पे ड्रॉप प्लांट प्रोड्यूस ही नहीं होने चाहिए थे, बट ऐसा हुआ नहीं। F1 जनरेशन में दोनों एलिस या दोनों जीन्स साथ में ही थे। जब फ्रेंड्स हमने F1 जनरेशन में सेल्फिंग की और उससे F2 जनरेशन प्रोड्यूस की, तो F2 जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो गैमेट्स थे, वो गैमेट्स में फ्रेंड्स दोनों भी जीन्स सेपरेट हो गई, सेग्रीगेट हो गई, जिसकी वजह से F2 जनरेशन में भी ड्रॉप कैरेक्टर नजर आया। तो ये जस्ट हमें यही बताती हैं कि दोनों जो जीन्स हैं वो आपस में ब्लेंड यानी आपस में मिक्स नहीं होती। दो द पैरेंट कंटेन टू एलिस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, the factors or alleles of a pair segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factors. See friends, parents के पास दोनों भी एलिस प्रेजेंट होती है गैमेट फॉर्मेशन के वक्त, ओके, यानी जब गैमेट्स बनने वाले होते हैं उससे पहले पेरेंट्स के पास दोनों एलिस होती हैं, बट जब गैमेट्स फॉर्म होते हैं तो दोनों में से फ्रेंड्स एक एक पेयर एक एक गैमेट में एंटर करता है, ओके। तो इस तरह हर गैमेट को दोनों में से कोई एक ही फैक्टर यानी दोनों में से कोई एक ही जीन मिलती है। ऑफ कोर्स a homozygous parent produce all gametes that are similar. See friends, एक homozygous parent जिसमें दोनों भी जीन सेम है, तो अगर दोनों जीन सेम हैं तो यहाँ पे जो सारे गैमेट्स प्रोड्यूस होने वाले हैं वो ऑफ कोर्स सिमिलर है। ये मैंने आपको हर क्रॉस में शो किया है कि होमोजाइगस पैरेंट हमेशा सेम टाइप वाले गैमेट्स ही प्रोड्यूस करता है, while a heterozygous one produce two kinds of gametes each having one allele with equal proportion. But एक heterozygous parent friends जिसके पास दो अलग अलग जीन्स हो, ऑफकोर्स अगर दो अलग अलग जीन्स है तो यहाँ पे भी दो अलग अलग काइंड के गैमेट्स बनेंगे, बिकॉज एक जीन एक गैमेट में जाएगी, दूसरी जीन दूसरे गैमेट में जाएगी। तो अगर हेट्रोजाइगस पैरेंट है तो उस केस में दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और दोनों भी गैमेट्स इक्वल प्रोपोर्शन में इक्वल नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, यानी जितने भी गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे उसमें से हाफ डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ होंगे या डोमिनेंट जीन के साथ होंगे और रिमेनिंग हाफ जो गैमेट्स है वो रिसेसिव जीन के साथ होंगे। तो दिस इज फ्रेंड्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये जो एलीज है ये एलीज आपस में मिक्स नहीं होती और जब फ्रेंड्स गैमेट बनते हैं तो गैमेट फॉर्मेशन के वक्त दोनों एलीज एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं यानी सेग्रीगेट होते हैं और अलग अलग गैमेट्स में एंटर करते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और फ्रेंड्स जस्ट यही दो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नहीं है, इनके साथ और एक थर्ड लॉ भी है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बट उसके लिए हमें पहले डायहाइब्रिड क्रॉस सीखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने ये देखा कि किस तरह मेंडल ने दो प्लांट्स के बीच क्रॉस किया, जो दो प्लांट्स फ्रेंड्स किसी एक ही कैरेक्टर में एक दूसरे से डिफर कर रहे थे, उनका जब क्रॉस किया तो उससे F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुए, बट F1 जनरेशन में दोनों में से किसी एक ही पैरेंट के कैरेक्टर दिख रहे थे। देन ये जानने के लिए कि दूसरा पैरेंट का कैरेक्टर गया कहाँ, यानी टॉल और ड्रॉप पैरेंट के जब हमने क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में सारे के सारे जो प्लांट्स प्रोड्यूस हुए सबके सब टॉल थे, तो ड्रॉप कैरेक्टर गया कहाँ ये फाइंड करने के लिए मेंडल ने टॉल प्लांट्स में यानी F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स में सेल्फिंग की यानी उनका सेल्फ पॉलिनेशन की और F1 जनरेशन से प्रोड्यूस की नेक्स्ट जनरेशन दैट इज F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन में मेंडल ने देखा कि जो ड्रॉप कैरेक्टर था जो F1 जनरेशन में ही नहीं दिखा वो भी यहाँ पे हमें दिखने लगा, बट यहाँ पे कैरेक्टर्स का जो रेशियो था वो था 3:1, यानी 4 में से 3 प्लांट्स टॉल थे और एक प्लांट ड्रॉप था, बट उनका जो जीनोटाइपिक रेशियो था वो था 1:2:1। और ये फ्रेंड्स ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज यहाँ पे जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है यानी जब आपके पास किसी एक कैरेक्टर के लिए दो अलग अलग जीन्स होती हैं तो दोनों में से एक ही जीन खुद को एक्सप्रेस करती है
और दूसरी जीन्स खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, और इसे ही हम क्या बुलाते हैं, द लॉ ऑफ डोमिनेंस। एज वेल एज मेंडल ने यहाँ पे ये भी बताया कि F1 जनरेशन में सारे जो प्लांट्स थे वो हेटेरोजाइगस, यानी टॉल कैरेक्टर के लिए उनके पास दो अलग अलग जीन्स थी, बट फिर भी ये दो जीन्स आपस में मिक्स नहीं हुई और गैमेट्स फॉर्म करते वक्त दोनों जीन स्ट्रेंड्स अलग अलग गैमेट्स में एंटर हो गए, और इसी को मेंडल ने क्या बुलाया, द सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये सारे पॉइंट्स हमने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन से सीखे। देन फ्रेंड्स हमने पनेट स्क्वायर भी देखा कि पनेट स्क्वायर असल में वो डायग्राम है जो हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस या मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट है उन्हें स्टडी करने में हेल्प करती है। और जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको इस लेसन के इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि मेंडल वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स की स्टडी की, और उनकी स्टडी को ही आगे जाके बाकी साइंटिस्ट ने अलग अलग प्लांट्स और अलग अलग एनिमल्स पे अप्लाई किया। नाउ जब फ्रेंड्स बाकी साइंटिस्ट अलग अलग प्लांट्स और अलग अलग एनिमल्स पे मेंडल के ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उन्हें वहां पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखे, यानी कुछ ऐसे प्लांट्स और ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो मेंडल के रूल्स को या मेंडल के लॉज को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको जो सारे रिजल्ट्स मिले, वहां फ्रेंड्स हमारे पास कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो इन सारे रिजल्ट्स को ओबे नहीं करते, और वही सब हम फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं। कैसे, कौन से प्लांट्स है या ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ओबे नहीं करते। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।